नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ने अब तक के पड़ाव में कई नगीने देखे, कई गायक और गायिकाएं रहे जिन्हें दशकों से हम याद कर रहे हैं और सदियों तक जिन्हें याद किया जाता रहेगा। जिन्होंने उन शख्सियतों को अपनी आंखों से देखा वे खुद पर नाज करते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत है किशोरी अमोनकर। वो हमें छोड़कर चली गई, लेकिन उनकी आवाज हमारे कानों में अब भी गूंज रही है और आने वाले कई दशकों तक उनकी गायकी को लोग याद करेंगे। संगीत को लेकर उनके भीतर गजब का जज्बा था। वो इस मामले में कोई भी समझौता नहीं चाहती थी। मसलन अगर भोर का राग है तो किशोरी अमोनकर उसे भोर में ही गाती थी। एक कॉन्सर्ट में उन्हें रात के वक्त भोर का राग गाने को कहा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि वो गाएंगी लेकिन मुफीद वक्त पर ही गाएंगी। फिर भोर हुई और किशोरी के कंठ से राग निकला। किशोरी ताई ने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी और आखिर तक वो गाती रहीं। उन्होंने अपने जानने वालों को कहा था कि वो सिर्फ तब तक जिंदा रहना चाहती हैं जब तक वो गा सकें। उनकी बात सच निकली। हमें अलविदा कहने से ठीक पहले तक उन्होंने संगीत को हमारी रूहों तक उतारा। विशेष में आज हम किशोरी ताई को याद करेंगे और बताएंगे उनका सफरनामा। संगीत में उनका मुकाम और इस दौर में उनकी अहमियत पर भी बात होगी। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। जी, जानी मानी शास्त्रीय संगीत गायिका किशोरी अमोनकर हमारे बीच नहीं रही। हिंदुस्तानी संगीत की अग्रणी गायिका किशोरी अमोनकर के निधन से पूरा देश शोक संतप्त है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। संगीत की दुनिया के लोगों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कानों के जरिए दिल में उतर जाने वाली ये आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जादूगर किशोरी अमोनकर 84 साल की उम्र में अचानक हमें छोड़ गई। वो अचानक बीमार पड़ी और 3 अप्रैल को देर रात उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन की खबर से संगीत की दुनिया में सन्नाटा पसर गया। गमगीन लोगों ने किशोरी अमोनकर के निधन पर गहरा शोक जताया। लता मंगेशकर ने दुख जताते हुए कहा कि वो एक असाधारण गायिका थी। उनके जाने से शास्त्रीय संगीत जगत की बहुत हानि हुई है। जयपुर घराने से संगीत की बारीकियां सीखकर शास्त्रीय संगीत की दुनिया में जो मुकाम किशोरी अमोनकर ने हासिल किया वो असाधारण है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उनके अथक योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण समेत कई सम्मान मिले। उनका जाना हिंदुस्तानी संगीत के लिए अपूरणीय क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किशोरी अमोनकर के निधन पर गहरा शोक जताया। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, किशोरी अमोनकर का देहांत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए अपूरणीय क्षति है। उनके निधन से मैं मर्माहत हूं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि ख्याल, ठुमरी और भजन के जरिए किशोरी जी हमारे बीच हमेशा के लिए जिंदा रहेंगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल सी विद्यासागर राव सहित कई राजनेताओं ने किशोरी अमोनकर के निधन पर गहरा शोक जताया। जाने माने संगीतकार शंकर महादेवन ने कहा कि उनका संगीत अमर रहेगा। जानी मानी अभिनेत्री शबाना आजमी ने कहा कि मैं खुद को बेहद सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने किशोरी अमोनकर को गाते हुए सुना है।
मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में संगीत, फिल्म, कला और राजनीति से जुड़ी कई जानी मानी हस्तियां पहुंची। इससे पहले अंतिम दर्शन के लिए किशोरी अमोणकर के पार्थिव शरीर को रविंद्र नाट्य मंदिर में रखा गया, जहां हजारों लोगों ने उन्हें फूल चढ़ाकर अंतिम विदाई दी। किशोरी अमोणकर अपने पीछे 2 बेटों को छोड़ गईं। संगीत में अहम योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण सहित कई सम्मानों से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। किशोरी अमोणकर ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो मुकाम हासिल किया वो अनूठा है। अलग अलग रागों को वो जिस अधिकार और जिस शिद्दत के साथ गाती थीं, उसे सुनकर संगीत प्रेमी कभी रोमांचित होते, कभी अचंभित, तो कभी ठिठक कर रह जाते। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी गायकी संगीत की दुनिया में गूंजती रहेगी। आइए आपको दिखाते हैं किशोरी अमोणकर का सफरनामा। ये आवाज शास्त्रीय संगीत की दुनिया के लिए बेहद पहचानी हुई, बेहद आत्मीय और अनूठी है। मंच से जब राग और तान की जुगलबंदी होती तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। दशकों लोगों के दिलों पर राज करने वाली किशोरी अमोणकर ने जब दुनिया को अलविदा कहा तो वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के शिखर पर थी। वो गायन को लेकर बेहद जिद्दी और समर्पित थी। उनके गायन के बारे में तो हम लोग क्या कह सकते हैं, सारी दुनिया जानती है कि वो एक म्यूजिकल जीनियस थी, वो इंटेलेक्चुअल थी। उनकी जो क्रिएटिविटी म्यूजिक के थ्रू दिखती थी। ऐसे म्यूजिशियन सदियों में पैदा होते हैं, रोज़ रोज़ नहीं मिलते हैं, देखने को ऐसे म्यूजिशियंस नहीं मिलते हैं। और परफेक्शनिस्ट थी वो अपने क्राफ्ट को लेके, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी। शी नेवर एवर प्लेड टू द ऑडियंस। संगीत उन्हें विरासत में मिला। 10 अप्रैल 1932 को मुंबई में उनका जन्म हुआ। जब वो 6 साल की थीं तो सर से पिता का साया उठ गया। माँ मोगूबाई कुर्दीकर खुद विख्यात गायिका थी। बचपन से ही उन्हें जयपुर अतरौली घराने का प्रशिक्षण मिलना शुरू हुआ। ख्याल, ठुमरी और भजन में उन्होंने जो महारत हासिल की वो इस दौर में अनूठी है। शुरुआती शिक्षा भले ही उन्हें जयपुर घराने के तहत मिली, लेकिन उन्होंने गायन के कई ढांचे तोड़ दिए, अपना प्रयोग किया, अपनी छाप छोड़ी और शास्त्रीय संगीत में और ज्यादा रस खोया। जयपुर अतरौली घराने को तो वो बहुत आगे ले ही गई, लेकिन उसमें भी उन्होंने अपना स्टाइल जोड़ा, उसमें भी उन्होंने खूब चेंजेस लाए और अपना एक उसमें आइडेंटिटी ऐड किया, जिसकी वजह से आज वो जिस लेवल पे थी। उन्होंने उसमें रस जोड़ा, जो राग में रस जोड़ा। उनकी जो गायकी थी उसमें जो रस था वो जो भी उनको सुनता था उनके दिल में जाके बैठ जाता था। जो एक बारी उनका भूप सुन ले या उनका यमन सुन ले तो वो उनके दिल में से निकलता नहीं है। हम लोग अब 2-3 दिन से उनका अलग अलग गायन सुन रहे हैं, क्योंकि उनके बिना आगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन का क्या होगा ये सोचते हैं और घबराते हैं कि उनके जैसा अब सालों सालों तक कोई दूर दूर तक दिखता नहीं है हमको। जो जयपुर अतरौली गायकी के हैं, जिस प्रकार उनकी बंदिशें हैं, जोड़ राग हैं, बढ़त करने का अंदाज है, लेकिन उनकी अपनी एक खासियत थी कि उनका मिजाज भी ऐसा था कि कब वो कुछ कह जाएंगे ऐसा जो किसी और ने नहीं कहा है। ये बात उनकी गायकी में भी नज़र आती थी। जब सब कुछ बिल्कुल सिलसिलेवार चल रहा है तो वो अपनी छाप, अपनी पहचान का कुछ ऐसा एक कुछ तान या एक कुछ टुकड़ा कह जाती थी कि जो केवल किशोरी जी ही सोच सकती थी। आम तौर पे लोग जो सिखाया गया है उस ढांचे में ही गाते हैं। इन्होंने ढांचा भी अपने लिए एक नया बना लिया। छुटपन में जब किशोरी अमोणकर शास्त्रीय संगीत की तालीम ले रही थी तो उनके उस्ताद हैरत से भर जाते थे। उन्होंने अंजनी बाई मालपेकर, अनवर हुसैन खान, शरद चंद आर्लोकर और बालकृष्ण बुआ पर्वतकर समेत कई नामचीन गुरुओं से तालीम ली।
किशोरी ताई का मानना था कि बचपन में नोट्स के बीच में मीण की तकनीक उन्होंने मालपेकर से सीखी, लेकिन धीरे धीरे किशोरी अमोणकर ने जो खुद की शैली विकसित की वो उनकी खासियत बन गई। वो बने बनाए ढांचे से बाहर निकलने की हिमायती रही। जयपुर अतरौली घराने की शैली को विस्तार देने, उसे तोड़ने और कुछ नया गढ़ने के चलते किशोरी अमोणकर की आलोचना भी हुई और प्रशंसा भी। लेकिन किशोरी अमोणकर इन सब से बेपरवाह अपनी गायकी में लगी रही। उन्होंने एक अनोखा काम किया वो ये कि अपनी पहचान और अपनी गायकी उन्होंने घराने से हट कर भी बनाई। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कलाकार के लिए घराना और परंपरा एक पिंजड़ा नुमा बन जाते हैं। जो उसकी मौलिकता है, जो उसकी सृजनशीलता है, कई बार वो घराने के अंदर कैद सी हो जाती है। लेकिन किशोरी जी ने कभी ऐसा होने नहीं दिया और उन्होंने ये दिखाया कि परंपरा का सम्मान करते हुए भी कैसे आप अपनी पहचान बना सकते हैं, अपनी गायकी, अपनी शैली कैसे बना सकते हैं। उन्हें रियाज के बीच में जरा सी भी दखलंदाजी पसंद नहीं थी। वो रोजाना शिद्दत से एक एक राग का आखिरी वक्त तक रियाज करती रही। 2010 में उन्होंने स्वरार्थ रमणी नाम से किताब लिखी, जिसमें उन्होंने संगीत पर विस्तार से अपने विचार जाहिर किए। 1950 के दशक में किशोरी अमोणकर की आवाज चली गई। 2 साल लगे आवाज को वापस आने में। इस वजह से उन्हें करीब 1 दशक तक गायन से दूर रहना पड़ा। इस दौरान वो मन ही मन रियाज करती रही। विश्व ब्रह्म भासी वो एक रिबेल थी। उन्होंने म्यूजिक में रिबेल किया, उन्होंने अपनी लाइफ में रिबेल किया, उन्होंने नेचर के साथ रिबेल किया। जब उनकी आवाज़ कुछ सालों के लिए खो गई थी तो वो अपने गुरु के साथ मिलके उन्होंने नेचर से रिबेल करके अपनी आवाज़ को वापस लाए और फिर गाया। और वो एरोगेंस लोग उनको कहते थे, लेकिन एरोगेंस हम जो लोग उनको थोड़ा सा जानते थे, हम उसको एरोगेंस नहीं कहेंगे। वो उनके कोई प्रिंसिपल्स थे जिसको वो बिल्कुल तोड़ती नहीं थी और अपने टर्म्स पे लाइफ जी और अपने टर्म्स पे वो गई। किशोरी अमोणकर के संगीत पर उनकी मां का सबसे ज्यादा असर रहा। मां की जिद थी कि किशोरी फिल्मों के गाने न गाए, लेकिन 1964 में उन्होंने गीत गाया पत्थरों ने, उनका गाया ये गीत बहुत मशहूर हुआ। धड़कन की ताल पर दिल की पुकार का रंग भरे प्यार का गीत गाया पत्थरों ने, गीत गाया पत्थरों ने। इसके बाद वो वापस शास्त्रीय संगीत की तरफ लौट आईं। अपवाद के तौर पर एक फिल्म में उन्होंने फिर से गाने गाए। 1990 में आई फिल्म दृष्टि के सारे गाने किशोरी अमोणकर की आवाज में थे। किशोरी अमोणकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को मजबूत, लोकप्रिय और समृद्ध बनाने में जुटी रही। उनके साथ वक्त गुजारने वाले लोगों का मानना है कि किशोरी ताई संगीत को लेकर बेहद सख्त थी और गायन के अनुशासन से कोई भी समझौता उन्हें गवारा नहीं था। आखिरी वक्त तक वो परफॉर्म करती रहीं और करोड़ों चाहने वालों के दिलों पर वो अमिट छाप छोड़ गई। व्यक्तित्व उनका ऐसा था कि वो हमारी जैसी औरतों को इंस्पायर करती थी। वो अपने टर्म्स पे जी और अपने टर्म्स पे गई। वो हमेशा हमें ये कहती थी कि बेटा मैं नहीं जीना चाहती जब मैं गा ना सकूं और मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहती हूँ। तो वो गाते हुए गई। लास्ट वीक उन्होंने दिल्ली में इतना सुंदर कॉन्सर्ट भीलवाड़ा ग्रुप के लिए गाया और चंद मिनटों में वो चली गई। और मैं तो यही कहूँगी कि वो इंस्पायर करती है हम जैसी ऑर्डिनरी विमेन को
कि इतना कैसे वो महान लोग, महान औरत उनके जैसे हम बन सके। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें कई सम्मानों से नवाजा गया। 1985 में किशोरी अमोणकर को संगीत नाटक अकादमी सम्मान मिला और 2 साल बाद 1987 में किशोरी अमोणकर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1991 में उन्हें डॉक्टर TMA पई कोंकणी सम्मान दिया गया। 2002 में किशोरी अमोणकर को पद्म विभूषण मिला तो 2009 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, 2016 में उन्हें MS सुब्बुलक्ष्मी सम्मान से सम्मानित किया गया। लेकिन किशोरी अमोणकर को सुनने वालों को पता है कि उनका गायन और संगीत की दुनिया में उनका मुकाम इन सम्मानों से कहीं आगे और कहीं अलहदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। किशोरी अमोणकर ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा घर में ही ली। वो रागों के प्रति बेहद संवेदनशील और सचेत रहती थी, इतना कि सुबह के राग सुबह और शाम के शाम को ही गाती थी। संगीत के प्रति उनके इस कभी न डिगने वाले अनुशासन के चलते उन्हें कठोर और मूडी भी कहा जाता था, लेकिन उनके प्रति सम्मान न कभी कम हुआ और न होगा। गंगा जैसी स्वच्छ, जमुना जैसी निर्मल और सरस्वती जैसी विरली आवाज की मालकिन किशोरी अमोणकर। किशोरी ताई ने गायन और जयपुर घराने की बारीकियां घर में ही सीखी। उनकी मां ही उनकी गुरु थी। गान सरस्वती नाम से जाने जाने वाली किशोरी ताई का संबंध अतरौली जयपुर घराने से रहा। उनकी मां मोगूबाई कुर्डीकर इसी घराने की मशहूर शास्त्रीय गायिका थी। ख्याल गायकी के लिए मशहूर इस घराने की शुरुआत उस्ताद अल्लादिया खान ने की थी। खुली गायकी और वक्र ताने इस घराने की खासियत रहे, लेकिन किशोरी अमोणकर ने परंपरागत हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन में अपनी अलग शैली विकसित की, जिसकी झलक उनके गाए कई रागों में दिखती है। मसलन उनका गाया राग भीम पलासी। कहा जाता है कि किशोरी ताई ने रागों को अपनी कल्पना की उड़ान से एक नए ऊंचे आसमान में पहुंचाया। किशोरी जी कभी भी किसी लीक से बंधकर नहीं रहीं। उन्होंने शास्त्रीय संगीत के साथ कई प्रयोग किए और हर प्रयोग सार्थक और अनोखा साबित हुआ। किशोरी अमोणकर जब भी गाती रूह से गाती और ऐसे गाती कि स्वर लहरियां सुनने वाले की रूह में ही उतर जाती। किशोरी जी की आवाज में ख्याल हो या ठुमरी या टप्पा या तराना, हर सुर किशोरी जी का गुलाम लगता। वो जब चाहें जैसे चाहें सुरों से खेलती और अपनी अद्भुत महारत से सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती। उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत की पारंपरिक रागों पर शास्त्रीय ख्याल गायकी में महारत हासिल की, लेकिन ठुमरी और भजन सुन लोग दूसरी दुनिया में चले जाते। मेरा नाच रे एक इंटरव्यू में किशोरी जी ने बताया कि उनकी मां फिल्मों में गाने के सख्त खिलाफ थी। उन्हें धमकी दी गई कि फिल्मों में गाया तो तानपुरा छूने तक नहीं दिया जाएगा। किशोरी ने
मां की हिदायत का लिहाज तो किया, पर फिर अपनी पसंद से 1964 की फिल्म गीत गाया पत्थरों ने और 1991 में दृष्टि फिल्म में गाया। उनके काफी कम इंटरव्यू हुए। दरअसल वो इंटरव्यू देने से बहुत परहेज करती थीं। हालांकि वे एक लोकप्रिय वक्ता भी थीं। उन्होंने समूचे भारत की यात्रा करके व्याख्यान दिए। उन्होंने संगीत में रस सिद्धांत पर सबसे प्रमुख व्याख्यान दिया। I also believe that each raga has notes which have their own placements in that particular raga to create the atmosphere. Now, for example, if I want to sing Bibhas, the Chari, Ga, Ma, Pa, Dha, the sixth note, we call it as Utri Dhaivat, you know, descending Dhaivat. And to get that particular tune, I need absolute patience and peace. क्या होता है कभी कभी लोग आते हैं हेलो हेलो मिसेस अमनकर हाउ आर यू इन दिस एंड दैट एंड आई गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस इन दैट एंड आल्सो बिकॉज़ आई वांट टू रिमेन विद द एटमॉस्फेयर ऑफ द रागा दैट आई एम गोइंग टू सिंग। देश की महानतम शास्त्रीय गायकों में शीर्ष पंक्ति में शुमार किशोरी जी को शास्त्रीय संगीत में भावना प्रधान गायन कला को पुनर्जीवित करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। किशोरी अमोनकर के जाने के बाद उन्हें मानने और सुनने वालों को अपने आसपास संगीत का माहौल खत्म होता हुआ महसूस हो रहा है। हर किसी की जुबान पर शास्त्रीय गायन के एक स्तंभ के चले जाने का दर्द है, लेकिन उनके करीबी इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि उनकी विरासत को कोई संजो रहा है। किशोरी ताई अपने पीछे अपने शिष्यों के रूप में खुद अपनी महान विरासत छोड़ गई हैं। जाते जाते इस खास रिपोर्ट के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार। ये यकीन करना मुश्किल होता है कि किशोरी जी के जीवन में एक ऐसा वक्त भी आया जब उनकी आवाज ही चली गई। लंबे इलाज के बाद आवाज कंठ में समा पाई। इसके बाद तो किशोरी अमोनकर को जिसने भी सुना वो या तो खुद उनसे जुड़ गया या संगीत की दुनिया के अलौकिक संसार से। उनके कंठ से निकली राग भैरवी की बंदिश, बाबुल मोरा नहर छूटल जाए को भला कौन भूल सकता है। उन्होंने सब जॉनर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। उनकी ठुमरी सुन के उन्होंने ठुमरी गाई बहुत सुंदर। उन्होंने ख्याल गाया, भजन उन्होंने इतने सुंदर गाए कि अभी भी आप मेरे मनमोहन आप सुने तो आपके बिल्कुल अंतरात्मा तक वो जाते हैं। और उन्होंने अपनी गायकी में जो रस जोड़ा, तो जब वो ठुमरी और भजन गाती थी तो वो एक अलग ट्रांसेंडेंटल लेवल पे ले जाती थी सुनने वाले को। और जब वो भैरवी गाती थी तो जो लोग खासकर नैहर छूटो जाए भैरवी जब वो गाती थी तो सुनने वालों के आंखों से आंसू ऐसे बहते थे कि जैसे वो उनको उस जगह पे ले गई जहाँ पे सिर्फ म्यूजिक बजता है। किशोरी जी ने एक बार कहा कि वो शब्दों और धुनों के साथ प्रयोग करना चाहती थीं और देखना चाहती थीं कि वो उनके स्वरों के साथ कैसे लगते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने ये सिलसिला तोड़ दिया क्योंकि वो स्वरों की दुनिया में ज्यादा काम करना चाहती थीं। वो अपनी गायकी को स्वरों की एक भाषा कहती थीं। वो गायकी से पहले और गायकी के बाद हर सुर, हर हरकत पर बारीकी से अपने शिष्यों से चर्चा करती हैं। जो उन्होंने अपनी छाप छोड़ी इस जयपुर अतरौली घराने के गायकी पे, वो मुझे नहीं लगता कि और आगे आने वाले सालों में कोई उसके पास तक पहुंच पाएंगे। वो एक परफेक्शनिस्ट थी। वो अपने आप भी अपनी गायकी से जब तक पूरी कन्विंस नहीं होती थी तो उनको तसल्ली नहीं होती थी। मैं उनके साथ जब मैं काम करती थी तो मैं हैरान होती थी कि इतनी बड़ी गायिका, इतनी बड़ी लेजेंड, वो अपने कॉन्सर्ट से पहले नर्वस होती थी और कॉन्सर्ट के बाद वो एक एक नोट को एनालाइज करती थी अपनी शिष्यों के साथ। मैंने कितनी बारी देखा कि कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद जब वो ग्रीन रूम में जाती थी तो नंदिनी और अपने बाकी शिष्यों और अकम्पनिंग आर्टिस्ट के साथ एक एक नोट को एनालाइज करती थी कि कहाँ गलत क्या और कहाँ वो
उनको कहाँ गलत लगा, हालांकि हम सुनने वालों को तो सिर्फ परफेक्शन सुनाई देती थी। अपने शिष्यों से उनका अनूठा संबंध था। कभी वो कठोर गुरु नजर आती तो कभी सौम्य अभिभावक। यही वजह है कि अपने शिष्यों में खुद की लगन और शिद्दत के बीज बोए। शिष्यों में माणिक भिड़े, अश्विनी देशपांडे भिड़े और आरती अंकलेकर जैसे जाने माने शास्त्रीय गायक गायिकाएं शुमार हैं। आदरणीय किशोरी आमोणकर जी के कई शिष्य भी हैं जो बहुत अच्छा गा रहे हैं, और उनके जब एक बड़ा कलाकार उनके दर्जे का एक कलाकार होता है तो ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने विधिवत उनसे सीखा नहीं होता है, लेकिन उनसे इतने प्रभावित होते हैं वो कि कहीं ना कहीं उनके गाने की, उनके सोचने की, उनके दृष्टिकोण की छाप उनके गायकी पर भी नजर आती है। तो उनके शिष्यों में रघुनंदन पंचीकर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। एक बहुत सीनियर उनकी शिष्याएं हैं जो अब मंच प्रदर्शन नहीं करती लेकिन सिखाती हैं, बहुत सुंदर गाती हैं वो, श्रीमती माणिक भिड़े। उनकी बेटी श्रीमती अश्विनी भिड़े देशपांडे बहुत देश की एक जानी मानी गायिका हैं। फिर हैं देवकी पंडित। ये सब लोग किशोरी आमोणकर जी की गायकी से बहुत प्रभावित हैं। आरती अंकलेकर टीकेकर हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि इनमें से ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने उनसे सीना बसीना तालीम नहीं ली है, लेकिन फिर भी उनका प्रभाव उनकी गायकी पे आराम से नजर आता है। किशोरी जी ने प्राचीन संगीत ग्रंथों पर शोध भी किया। जौनपुरी, पट्ट बिहाग, अहीर और भैरव रंगों की प्रस्तुति के साथ ही वो ठुमरी, भजन और ख्याल भी गाती रहीं। संगीत के मर्मज्ञ मानते हैं कि किशोरी जी जैसी शख्सियतों की बदौलत ही शास्त्रीय संगीत घर घर पहुंचा है। भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है वो सिखाया जा रहा है, सीखा जा रहा है। लोगों जो श्रोता है उनकी संख्या बढ़ गई, ऐसा मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि पहले ये इस प्रकार का संगीत जलसों में सुनाई देता था। जलसे होते थे जिसमें 100, 150, 200 लोग आ गए तो बहुत बड़ा जलसा माना जाता था। लेकिन आज तो ऐसे कई सम्मेलन हैं, ऐसे कई समारोह हैं जहाँ 5,000, 15,000, 20,000 लोग सुनने के लिए आते हैं और दर वर्ष सुनने आते हैं। किशोरी जी के जीवन को चंद लम्हों में समेटना नामुमकिन है, लेकिन भिन्न षणज नाम की एक डॉक्यूमेंट्री में उनके जीवन के कई रंग दिखते हैं। ये फिल्म अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर और संध्या गोखले ने बनाई है। 72 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में किशोर जी के जीवन के तमाम आयामों का पता चलता है, जिससे उनकी जटिल और संगीमत जीवन को समझने में काफी मदद मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।